सभी को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट यूनिट सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करेंगे। शुरुआत में जो पॉइंट है वो है ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। क्या है ये त्रिक बिंदु? जिसे हम जब जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब यह सब अलग अलग ताप में दाब पे पाई जाती है। क्या कोई ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पर ये तीनों अवस्थाएं पाई जा सकती है? तो बिल्कुल है। और वो पॉइंट कौन सा है? वो है त्रिक बिंदु। सो उसकी परिभाषा है वह बिंदु जहाँ किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस साम्य अवस्था में हो, उस पॉइंट को त्रिक बिंदु कहते हैं। वैसे आजकल पदार्थ की चार अवस्थाएं मानी जाती है, ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा। परंतु वो नॉर्मल में नहीं पाई जाती। प्लाज्मा जो है दैट इज़ फाउंड एट द वेरी हाई टेम्परेचर। वी कैन सी दी ऑल मटेरियल्स आर इन द मोल्टन स्टेट। बहुत उच्च ताप पर दाब पर पाई जाती है। वो हम बीएससी पार्ट थर्ड में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब हम कुछ पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट इस त्रिक बिंदु के बारे में है, आइए डिस्कस करते हैं। पहला ये है, यह एक अद्वितीय पॉइंट होता है, यूनिक पॉइंट होता है। मतलब ये एक और केवल एक ही पॉइंट होता है प्रकृति में। जैसे पदार्थ का है तो वो एक ही त्रिक बिंदु होगा, एक से अधिक त्रिक बिंदु नहीं हो सकते उस पदार्थ के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। दूसरा पदार्थ दूसरे त्रिक बिंदु हो सकते हैं उसके लिए। इस बिंदु पर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं से संबंधित गिब्स ऊर्जा फलन बराबर होते हैं। तो दूसरी कंडीशंस है कि इस पे तीनों के लिए, इस पॉइंट पर जो आपको पॉइंट त्रिक बिंदु माना है उसके तीनों के लिए GS, GL और GG। GG गैस के लिए गिब्स ऊर्जा फलन प्रति एकांक अणु है, GL लिक्विड के लिए है और GS सॉलिड के लिए है। नेक्स्ट, इस बिंदु पर तीनों प्रकार के वक्र है, मीन्स ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द कर्व। पहला बर्फ रेखा, आइस रेखा किस किस के बीच में होती है? ये होती है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। दूसरी होती है भाप रेखा, वेपर लाइंस, ये किस किस के बीच में होती है? द्रव और वाष्प के बीच में। और तीसरी जो होती है जिसको वाष्प हिम रेखा कहते हैं, वेपर आइस लाइन, दैट इज इन बिटवीन द गैस एंड सॉलिड। ये तीनों पॉइंट्स, तीनों की जो कर्व है जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको ट्रिक पॉइंट्स कहते हैं। जैसे फिगर में समझाया हमने कि जो O पॉइंट है वो हमारा ट्रिपल पॉइंट है। अब देखिए, पानी के लिए विशेष रूप से हम यदि बात करते हैं तो कैसे मिलता है उसका एक एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करें कि कौन कौन से कर्व है और कैसे मिलते हैं, क्या इसके बारे में है, आइए देखते हैं। पहले इस ग्राफ में देखें कि हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है जो एक्स एक्सिस में ताप है और एक्स एक्सिस में P है। तीनों अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस। इस O पॉइंट पे तीनों मिलती है। ठोस द्रव के बीच में जो ग्राफ है उसको हम ठोस द्रव वक्र कहते हैं। द्रव वाष्प के बीच में उसको द्रव वाष्प कह देंगे और ठोस वाष्प के बीच में उसको ठोस वाष्प वक्र कहते हैं। कोई खास नहीं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। ठोस द्रव वक्र, AB वक्र के लिए बर्फ के गलनांक में दाब वृद्धि करने पर, गलनांक में दाब वृद्धि करने पर कमी आती है। मतलब गलनांक जो है वो कम होता है। जैसे ये दिख रहा है कि B से A पॉइंट तक ग्राफ नीचे आएगा। इस लाइन पर, इस कर्व पे, क्योंकि दोनों अवस्थाएं पास भी है इसलिए इस लाइन पे जो आएगा GS इक्वल टू GL होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट, क्वथनांक पर एट बॉइलिंग पॉइंट द्रव वाष्प वक्र होता है। दाब बढ़ाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ता है, जिसको हम कर्व CD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम भाप रेखा भी कहते हैं और इसके लिए क्या है? GL इक्वल टू GB। और जो तीसरा है इसको ठोस वाष्प वक्र कहते हैं। ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ता है। इस प्रकार के लिए GS इक्वल टू GB हो सकता है। सो एट द पॉइंट, त्रिक बिंदु पर सभी अवस्थाएं साम्य अवस्था में रहती है, GS, GL इक्वल टू GB। पानी के लिए जो रिजल्ट आते हैं ये त्रिक बिंदु के लिए, वो आता है, ताप होता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस, मीन्स नियरली 0।
और जो प्रेशर होता है इस पॉइंट पे वो होता है 4.58 mm ऑफ द Hg। पारी की 4.5 mm दाब के लिए बराबर होता है। इस पॉइंट पे पानी का त्रिक बिंदु प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब की गणना। क्या है वाष्प दाब? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगी क्या चीज़ है तब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम द वाष्प दाब। प्रेशर क्या होती है? जब किसी पदार्थ की वाष्प वेपर ताप T पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर उसकी ठोस या द्रव अवस्था के साथ साम्यावस्था में रहती है तो उस दिए गए ताप पर वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहते हैं। फिर समझिए कि हमारे पास में 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम शुरुआत करते हैं वाष्प के बारे में, क्योंकि वाष्प की दाब की परिभाषा देना चाह रहे हैं कि वाष्प के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो किसी के साथ साम्यावस्था हो सकती है, सॉलिड के साथ हो या द्रव के साथ हो, तो उस पॉइंट पर, उस टेम्परेचर पर जो दाब आएगा उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। मीन्स तीनों में से एक एजेंट, एक पार्ट वेपर होना चाहिए, वाष्प होना चाहिए। वो ठोस के साथ साम्यावस्था में हो या द्रव के साथ साम्यावस्था हो, जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को हम वाष्प दाब कहते हैं। ओके, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट। इसकी गणना करने के लिए असली जो सहारा लेते हैं हम वो क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण का सहारा लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ के आए हैं, क्योंकि वही एक रिलेशन है जो ताप एवं दाब के बीच में संबंध देता है। सो क्या है वो? dp/dt इक्वल टू L डिवाइडेड बाई T V2 माइनस V1। यहाँ पर L है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा प्रति मोल, V1 है द्रव अवस्था में आयतन प्रति मोल और V2 वाष्प अवस्था में आयतन प्रति मोल है। हमने यहाँ 2 मीडियम जो काम में लिए वो द्रव वाष्प लिए हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ की वाष्प का आयतन V2 द्रव के आयतन से अधिक होता है, क्योंकि भाप में जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हो जाते हैं। सो V2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V1। और इतना अधिक होता है, जैसे द्रव की और वाष्प की गणना करें हम, तो जो वाष्प का जो आयतन है V2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द V1। सो वी से V2 माइनस V1 इज़ नियरली इक्वल टू V2। सो हमें जो मिल जाता है वो dp/dt इक्वल टू L T V2। पदार्थ की वाष्प आदर्श गैस की तरह कार्य करती है, अतः गैस समीकरण जो होती है में PV इक्वल टू RT होता है, या वाष्प के लिए आयतन V2 हो जाता है। सो PV2 इक्वल टू RT, और V2 जो मिलता है हमें RT/P आ जाता है। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें तो मिलता है dp/dt इक्वल टू L/T P/RT, दैट इज इक्वल टू LP/RT स्क्वायर। ये सारा वाष्प के लिए हो गया है। नाउ रीअरेंज किया जाए dp/P इक्वल टू L/dt/RT स्क्वायर, और यदि हमें प्रेशर चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेशन वी यूज द सिंबल ऑफ दिस टू, और जब काम में लेते हैं dp/P का हमें पता है log P आता है, और 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t होता है। सो दैट इज इक्वल टू log P इक्वल टू माइनस L/RT प्लस C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्रारंभिक अवस्था में यदि दाब P0 है तो C1 का जो मान आ जाता है वो log P0 हो जाता है। सो दैट इज इक्वल टू log P इक्वल टू log P0 माइनस L/RT। रीअरेंज किया जाए log P/P0 इक्वल टू माइनस L/RT, या P इक्वल टू P0 e⁻⁻ माइनस L/RT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which give a relations for the vapor in between pressure and temperature, कि जो वाष्प के लिए दाब एवं ताप के मध्य एक रिलेशंस देता है, यही वाष्प दाब समीकरण कहलाती है। क्या है इसके निष्कर्ष? पहले देखते हैं। वाष्प दाब की ताप पर निर्भरता L पर निर्भर करती है। यदि L भी चेंज होता है तो ये भी परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, नियत गुप्त ऊष्मा के लिए फॉर द कांस्टेंट L, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी चरघातांक के रूप में बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? देखिए, इसका वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई किताबों में ये आपको सही नहीं मिलेगा, गलत भी हो सकता है, तो इसको समझिए। ताप बढ़ेगा तो फैक्टर कौन सा कम होगा? L/RT फैक्टर कम होगा, क्योंकि नीचे है ये।
टी बढ़ेगा तो L/RT कम होगा, और e⁻⁻ माइनस में है तो ये कम का कम होगा, इसका मतलब बढ़ जाएगा। सो नियत गुप्त ऊष्मा के लिए ताप बढ़ाने पर वाष्प ताप की चरघातांक के रूप में बढ़ता है। इसके विपरीत ताप घटाने पर वाष्प ताप घटता है। दैट इज़ वेरी सिंपल। और ये जो कर्व मिलता है हमें, ये देखिए टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ये कर्व ऊपर की तरफ बढ़ता है। कारण क्या है इसका? आइए देखते हैं कि जब द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो इसके जो वाष्प के रूप में जो मॉलिक्यूल्स थे, द्रव से वाष्प में जो कन्वर्ट हो गए, अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वाष्प ताप में वृद्धि होती है। क्योंकि जैसे जैसे अणुओं की संख्या में वृद्धि, वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे वाष्प के अणु, तो वाष्प ताप में वृद्धि हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वेपर प्रेशर। नाउ कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है जो हम आगे काम में लेंगे हीट इंजन, कार्नोट इंजन में, या आगे जो प्रोसीजर करेंगे उसमें, उसके लिए जो दो महत्वपूर्ण है प्रक्रम, उनके बारे में बात करते हैं। किसी भी प्रक्रम की दिशा के आधार पर प्रक्रमों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मीन्स हाउ दे प्रोसीड। ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम है, जो क्रियाएँ हैं, जो विधियाँ हैं, वो दिशा के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपकी केमिस्ट्री में बहुत काम में आता है, ये देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम ए से बी और बी में ए में आ सकते हैं, परंतु इरिवर्सिबल में अनुत्क्रमण में ए से बी चले जा सकते हैं, पर बी से यदि वापस आए विपरीत दिशा में करें तो पुनः ए मिलना संभव नहीं है, जरूरी नहीं है। इस प्रक्रिया को इरिवर्सिबल कहते हैं। आइए देखते हैं दोनों की परिभाषाएं क्या है। पहले देखते हैं उत्क्रमणीय में। यदि किसी प्रक्रम में बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तन को प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, सीधे, मतलब ए से बी तक जा रहे हैं, के सापेक्ष विपरीत क्रम में, इन अपोजिट डायरेक्शंस बी से ए, तथा विपरीत दिशा में संपन्न करने पर हर स्तर पर वही अवस्था प्राप्त होती है जो प्रत्यक्ष प्रक्रम में प्राप्त हुई। दो चीज़ें विपरीत करनी है। हम सीधे जा रहे हैं, वापस विपरीत आना चाहिए। जैसे माना कि हम अजमेर से जयपुर जाते हैं, ये सीधी दिशा है। यदि हम उधर से आए उल्टा, तो उन्हीं अवस्थाओं में वही जगह मिलनी चाहिए कि इतने डिस्टेंस पे ये मिल जाना चाहिए, दूसरा इतने डिस्टेंस पे ये मिल जाना चाहिए। तो विपरीत क्रम में, विपरीत दिशा में वही स्तर प्राप्त होना चाहिए जो ओरिजिनल था, डायरेक्ट में मिला। इसी प्रकार अनुत्क्रमणी में देखें, इसमें कहते हैं कि यदि आपने विपरीत क्रम कर दिया, विपरीत दिशा, तो हर स्तर पे वही अवस्था प्राप्त नहीं होती जो सीधे डायरेक्ट में मिली थी। तो अनुत्क्रमणी प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिसमें विपरीत दिशा, विपरीत क्रम में बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तन करने पर निकाय उन अवस्थाओं में से नहीं गुजरता जो डायरेक्ट सीधे प्रक्रम में प्राप्त थी। मीन्स ये डाइवर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्क्रमणी के लिए जो शर्तें हैं वो क्या क्या हो सकती है। पहला, ये अवस्था परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, दैट मस्ट बी वेरी स्लो। जो दूसरा इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा क्षय के स्रोत, घर्षण, श्यानता, प्रतिरोध, विकिरण इत्यादि कोई नहीं होना चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं है, परंतु हम एक आइडियल कंडीशन मान के चलें कि ऐसा होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी का जो खर्च हो जाता है इधर, वो ना हो और हमें वापस वही स्तर प्राप्त हो जाए। तीसरा, निकाय का ताप एवं दाब वातावरण परिवेश के ताप एवं दाब के बराबर होना चाहिए, कि जहाँ से ये प्रक्रिया हो रही है उसके ताप दाब समान होना चाहिए। यदि नहीं होता तो एनर्जी चेंज होने के पूरे चांसेस है। उदाहरण देखें, उत्क्रमणीय प्रक्रम एक परिकल्पना है, इट इज नॉट करेक्ट, दिस इज ओनली द अज्यूम्पशन। ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, पर होता नहीं है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, पूर्णतः असंभव है। ये एक आइडियल कंडीशन है, एक मानी जा सकने वाली कंडीशन है, एक आदर्श स्थिति है। सभी वास्तविक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के साथ रहते हैं, वातावरण के साथ रहते हैं, तो वहाँ कोई न कोई घर्षण, श्यानता, प्रतिरोध, विकिरण, संवहन, कंडक्शन, विकिरण, कोई न कोई तो होता ही होता है। इसलिए हम इनसे बच नहीं सकते। इसलिए अधिकतर क्या सारे ही वास्तविक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं।
एग्जाम्पल, घर्षण से ऊर्जा क्षय हो जाती है, विकिरण संचालन संवहन से ऊर्जा क्षरण हो जाता है, जूल्स थॉमसन प्रभाव जिसको हम आगे पढ़ेंगे वो भी हो जाता है इससे। एग्जाम्पल देखें, माना कि ए से बी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। प्रथम नियम से हम देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रक्रम करें तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एक उदाहरण देखें कि हम फर्स्ट लॉ करते हैं, ए से बी तक जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वापस बी से ए तक आते हैं तो क्या होता है वो चेक करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ए से बी तक जाने के लिए। हम लिखते हैं प्रथम नियम, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, और यदि हम डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो दैट इज यू बी माइनस यू ए। प्रारंभिक अवस्था ए थी, दूसरी अंतिम बी थी। अब इसका उल्टा चले, बी से ए तक आते हैं, अब प्रारंभिक अवस्था होगी हमारी बी, और अंतिम अवस्था मान लो ए डैश होती है, ए नहीं आती। माना कि अंतिम अवस्था ए डैश है। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया को विपरीत दिशा में विपरीत क्रम में संपन्न करने पर निकाय का कार्य, अब हमें निकाय पर कार्य करना पड़ता है। पहले निकाय द्वारा किया गया कार्य था, अब निकाय पर कार्य करना पड़ता है। और डेल्टा डब्ल्यू, पहले हमने ऊर्जा ली थी, अब ऊर्जा निष्कासित होगी, क्योंकि हम विपरीत प्रक्रम कर रहे हैं, विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो और ये भी माना गया कि कोई ऊर्जा हानि नहीं होती। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, वही डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो लिखते हैं उसको चेंज करके देखें तो यू ए डैश माइनस यू बी, क्योंकि इस बार हमारे अंतिम अवस्था डैश वाली है, यू ए डैश माइनस डेल क्यू, क्योंकि ऊर्जा पहले ग्रहण हुई थी अब निष्कासित होती है। पहले निकाय पर कार्य किया गया था, अब निकाय द्वारा कार्य किया गया था, अब निकाय पर कार्य कर रहे हैं। सो माइनस डेल क्यू माइनस ऑफ द माइनस डेल डब्ल्यू माइनस डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, और इसको यदि करते हैं माइनस डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, मीन्स ये माइनस का हो गया पूरा फैक्टर। इक्वेशन फर्स्ट में देखें, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू तो यू बी माइनस यू ए होता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, यू बी कैंसिल, यू ए डैश इक्वल टू यू ए। यानी विपरीत दिशा में विपरीत प्रक्रम में यदि परिवर्तन करते हैं तो पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसे प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस।